नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो मणि महेश यात्रा 2025 जो है वो शुरू हो चुकी है। उससे पहले आप ये कुछ सिनेमैटिक देखिए। आज ध्वजारोहण हुआ है। और आज मेरे साथ हैं आशीष घराटी, क्योंकि जो ध्वजारोहण होता है वो इनके ही परिवार के, जो घराटी परिवार के हैं वही करते हैं। इनसे जो है मणि महेश यात्रा शुरू होती है और जो राधाष्टमी वाले दिन होती है वो शिव चेलों के द्वारा डल झील क्रॉस करने पर वो यात्रा खत्म होती है। और इस यात्रा के बीच में जो रिचुअल्स होते हैं हम गद्दियों के, जैसे कि जातर वगैरह होती है, उसमें डांस वगैरह होता है। तो आज आशीष भाई से हम डिटेल में पूछेंगे उस बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हमें ये बताइए कि जो मणि महेश यात्रा शुरू होती है, मेला तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट ये जो जातर वगैरह होती है, जो डांस करते हैं, इसके क्या रिचुअल्स है आपके, इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारी मणि महेश यात्रा है ये पूरी तरह से एक धार्मिक यात्रा है। बिल्कुल, ये जन्माष्टमी से शुरू होकर राधाष्टमी पे खत्म होती है। और इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे हमारे इलाके के जो देवी देवताएं हैं उनके नाम पे हर रात को यहाँ पे नृत्य समारोह, पहले पूजन के बाद नृत्य समारोह के रूप में लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं बहुत पहले से। जैसे पहला जो जातर होती है वो जातर रहती है हमारे कृष्ण भगवान जी की, क्योंकि जन्माष्टमी उस दिन उन्हीं का होता है। अच्छा, कृष्ण भगवान जी। जी, उसके बाद फिर शिव जी भगवान की होती है। आज जो जातर है वो महिषासुर मर्दिनी, जिनको लोकल नेम लखना माता के नाम से जाना जाता है। कल होगी गणेश भगवान की, फिर कार्तिक स्वामी की, और जो लास्ट होगी हमारे प्रेम नारायण गिरी जी की होगी। और ये आजकल तो जैसा आप देख सकते हैं मनोरंजन के बहुत से साधन हैं। आप टीवी पे गाने लगा सकते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू गाने सुन सकते हैं, आप डीजे बजवा सकते हैं। लेकिन पुराने समय पे ऐसा कुछ होता नहीं था। हाँ, बिल्कुल, डीजे वगैरह तो सिर्फ, और इसी तरह से जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो लोकल नृत्य पेश करके इस मेले को सेलिब्रेट करते थे देवी देवताओं के साथ। और आज भी मतलब वही आपके रिचुअल्स को फॉलो किया जा रहा है इस मणि महेश यात्रा में। मणि महेश यात्रा के। और ये जो ध्वजारोहण होता है आपके जो करवाते हैं ये 11 रुद्र अवतार को, इससे मतलब शुरुआत होती है मेले की। जब जन्माष्टमी के दिन ये जो आप साथ में पेड़ देख रहे हैं ये हनुमान जी का एकादश रुद्र महादेव के अवतार माना जाता है। हाँ जी। इसके ऊपर ध्वजारोहण होता है। उसके बाद यहाँ पे मेला शुरू होता है। जब मेला हाफ होता है, जब कुश्ती होती है बजरंगबली जी की। हाँ जी, हाँ जी। और जब लास्ट के अंदर जो हमारे शिव जी के चेले हैं, जब वो यहाँ से पद यात्रा करते हुए मणि महेश पहुंचते हैं और मणि महेश यात्रा को क्रॉस करके उसे डल तोड़ना कहा जाता है। तो उसके तोड़ने के बाद ऐसा माना जाता है कि भोले शंकर फिर मतलब कैलाश से चले जाते हैं। तो ये टोटल जो कार्यक्रम रहता है ये रहता है आपके 15 दिनों में। मतलब 15 दिन की जो ये यात्रा है, वैसे तो 15 दिन की है जी, बट जो हम लोग हैं वैसे आ सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जो आपको बताना चाहेंगे इस यात्रा पे 13 अप्रैल जो बैसाखी होती है उस पे जाना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर उस समय 20 से 25 फुट बर्फ होती है। बर्फ बहुत होती है। लेकिन जो लोकल्स हैं वो बैसाखी के दिन वहां पे जाके, क्योंकि वो मतलब बर्फ में रहने के बहुत हैबिचुअल हैं, तो वो ऊपर जाके माथा टेकते हैं बैसाखी के दिन। उसके बाद फिर धीरे धीरे इक्का दुक्का आदमी आना शुरू हो जाता है। और मई से लेकर दीपावली तक यहाँ पे लोग आते ही रहते हैं। जैसे अब जब मणि महेश मेला खत्म हो जाता है और जैसे ही आपका सितंबर अक्टूबर का टाइम आता है दीपावली का, तो उस समय जैसे आपके वेस्ट बंगाल साइड के बहुत से श्रद्धालु आते हैं। जून जुलाई के अंदर देखेंगे तो बेंगलोर, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र के बहुत लोग आते हैं। तो लोग यहाँ पे लगातार इन 15 दिनों के अलावा भी लगभग पूरा साल 8 महीने चले रहते हैं। और ये यात्रा जो है एक बोलते हैं कि मतलब एक परिक्रमा करके भी होती है, कैलाश की परिक्रमा। तो आपने तो करी भी है शायद वो परिक्रमा। तो उन बीच में कौन कौन से मंदिर आते हैं इस यात्रा के? परिक्रमा के अंदर सबसे पहले तो कुप्ती गांव से होके जाना पड़ता है, जहाँ पे कार्तिक स्वामी जी का बहुत प्राचीन और मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे होने के बाद जब परिक्रमा शुरू करते हैं तो बीच में हनुमान शिला आती है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर प्राकृतिक रूप से हनुमान भगवान की शिला निकली है। मतलब वो प्राकृतिक रूप से बनाई नहीं है, प्राकृतिक रूप से है। हमारे चंबा के एक पुराने ठेकेदार होते थे, रात को उनको सपने में आके भोले शंकर ने कहा था कि वहां पे मेरी प्रतिमा है, वहां पे जाके मंदिर का निर्माण कीजिए। उन्होंने खुद बोला था, उन्होंने खुद कहा था, शिवजी भगवान ने उनको सपने में आके। उसके बाद फिर जब परिक्रम मतलब हनुमान शिला से आगे चलना शुरू करते हैं तो ऊपर जाके धामगढ़ी माता का मंदिर है, जहाँ पे जिस प्रकार से आप किन्नर कैलाश और श्रीकंठ महादेव में देखते हैं कि भोले शंकर वहां पे एक बहुत बड़ी चट्टान के रूप में विराजमान है, उसी तरह की सेम चट्टान जब परिक्रमा में जाते हैं और जो बिल्कुल पीक पॉइंट है
जो बिल्कुल चढ़ाई है, टॉप है, वहां पे जाके वो एक शिला भी है, बिल्कुल रिज पे है, माउंटेन के बिल्कुल टॉप पे, जो जिसको हम पास कहते हैं, जो माउंटेन पास है, वहां पे जाके जैसे किन्नर कैलाश श्रीखंड महादेव में शिला है, सेम तरह की शिला आपको मणिमेश परिक्रमा में मिलती है, और वो उसका ऑल्टीट्यूड मणिमेश झील से काफी ऊंचा है। फिर वहां से चलेंगे तो फिर नीचे आते हुए आप पहुंचते कमल कुंड, जहाँ पे सर्वप्रथम भोले शंकर को बाहर देखा गया था कैलाश में। फिर वहां पे माथा टेकने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द लोग ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं कि उतराई उतर के सीधा गौरीकुंड चले जाते हैं, मणिमेश नहीं जाते, क्योंकि मणिमेश जाने के लिए चढ़ाई पड़ती है। और मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी नहीं होगा कि अगर आप वहां से उतराई उतर के गौरीकुंड ना जाएं, थोड़ा सा ट्रैक लंबा पड़ जाता है, थोड़ा सा घूम के जाएं, उसमें आपको बाद में मणिमेश की चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो बीच में आता है एक परशुराम टीला आता है, वो एक जैसे नाला जैसा है। तो वहां पे माना जाता है परशुराम भगवान ने भोले शंकर की तपस्या की थी, और वहां की एक स्पेशलिटी है कि वहां पे जो पत्थर होगा, वो पत्थर आपको लगेगा जैसे इस पे कोई नक्काशी की हुई है, वहां पे डिजाइन पत्थर होते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग वहां पे आके जो छोटे छोटे पत्थर जिनको कैरी कर सकते हैं, उनको अपने घर ले जाके मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। मतलब जितने भी पत्थर होंगे वैसे ही होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द पत्थर वहां पे डिजाइन पत्थर है, नेचुरली डिजाइंड है। और उसके बाद मणिमेश आप मणिमेश पहुंच जाते हैं। ये जो मणिमेश यात्रा है, इसमें जो भरमानी माता है जी, तो उनका कितना बड़ा रोल है इसमें? जी, इसमें यात्रा के अंदर जितना जरूरी मणिमेश में माथा टेकना है, उतना ही जरूरी मणिमेश जाने से पहले भरमानी माता में माथा टेकना है। क्योंकि पुराने समय की बात है, जिस समय 84 का निर्माण जो हुआ था, उसके अंदर कहीं ना कहीं भरमानी माता का बहुत बड़ा योगदान है। पुराने समय में भोले शंकर 84 सिद्धों के साथ कैलाश की यात्रा पे जा रहे थे, तो इस इलाके में उन्होंने माता से रात को रुकने की आज्ञा मांगी। ये जो 84 प्रांगण है, आप यहाँ पे लखना माता के साइड में जाएंगे, यहाँ पे प्राचीन स्थल भरमानी माता के नाम से मंदिर भी है। भरमानी माता का प्राचीन मंदिर यहाँ पे था। तो माता ने परमिशन, भोले शंकर ने परमिशन मांगी कि माता, हे देवी, हम रात को एक रात्रि का यहाँ पे विश्राम करना चाहते हैं। तो माता ने कहा कि इतने पुरुषों के बीच में मैं अकेली स्त्री कैसे रहूंगी। तब भोले शंकर ने कहा कि आप एक रात के लिए ऐसी जगह चले जाइए जहाँ से 84 ना दिखती हो। तो वो सुबह, मतलब माता रानी जहाँ पे अभी उनका मंदिर है, वहां चले गए। और जब सुबह माता यहाँ पे आए, तो माता ने देखा कि यहाँ पे जितने भी सिद्ध थे और भोले शंकर, वो लिंग आकार में यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। तो माता जी को उस पर थोड़ा सा गुस्सा आया, तो माता जी ने बहुत बड़ा लैंडस्लाइड करवाया। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। जितना जरूरी मणिमेश जाना है, उतना ही जरूरी मणिमेश जाने से पहले भरमानी माता में माथा टेकना है। प्राचीन समय की बात है, माता रानी का एक पुत्र होता था और उसका तितर होता था। तो जब तितर की मृत्यु हो गई, तितर क्या होता है? पक्षी, तितर पक्षी होता है। जब तितर, उस पक्षी की मृत्यु हो गई, तो बच्चा वो काफी सहमा हुआ रहने लगा। वो बच्चा माता का गोद लिया हुआ बच्चा था। और उसके बाद जब बेटा भी उस दुख में चल बसा, तो जब उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो माता ने कहा कि अब मैं जी क्या करूंगी, मैं भी अपने पुत्र के साथ सती हो जाऊंगी। तब भोले शंकर स्वयं वहां पे प्रकट हुए। तो भोले शंकर ने कहा, माता ऐसा मत करिए, ये मेरी जगह है, और आज से आपको मैं वरदान देता हूं कि कोई भी मेरी मणिमेश की यात्रा पे आएगा, तो यात्रा तभी सफल मानी जाएगी जब पहले आपके पास माथा टेका जाएगा। उसके बाद अपनी यात्रा आगे की तरफ, मणिमेश की तरफ कंटिन्यू करेंगे। जो भरमानी माता है जी, तो ये वरदान भरमानी माता को स्वयं भोले शंकर ने ही दिया है। और जो ये यात्रा जो होती है, वो भरमानी माता के जाना पड़ता है पहले, और उसके बाद ही होती है। मतलब अगर कहीं और रास्ते से जाए तो वो यात्रा तो मान्य नहीं रखेगी जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, कई टूरिस्ट आते हैं। अगर आप एज अ टूरिज्म पर्सपेक्टिव से आ रहे हो, तब तो आप कहीं से भी जा सकते हो, तब आप परिक्रमा करिए, तब आप बेशक जैसा जाना है आप जाइए, उसमें कोई प्रश्न की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप यात्रा के भाव से यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले भरमानी माता के वहां माथा टेकना बहुत जरूरी माना जाता है। माथा टेकना, और फिर यहाँ पे शिव जी के मंदिर आकर, यहाँ पे 84 प्रांगण में शिव जी के मंदिर मथा टेक के फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी कैसे मणिमेश यात्रा करें, कैसे आए, कैसे हमारे रिचुअल्स हैं, इनको देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।
सही क्या